किशोर बाबू दरवाजे से बाहर एक प्लास्टिक का कटोरा लिए खड़े थे और बार बार बहू को खाने के लिए आवाज़ लगा रहे थे, पर रेखा उनकी बात को अनसुना करते हुए आराम से अपना मोबाइल देख रही थी। बहुत देर तक आवाज़ लगाने के बाद किशोर बाबू वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गए, क्योंकि घर के अंदर जाना किशोर बाबू को सख्त मनाही थी। उधर बीमार प्रमिला जी उस छोटी सी झोपड़ी में एक टूटी फूटी चारपाई पर लेटी हुई भूख से तिलमिला रही थी। किशोर बाबू फिर से बोले, बहू थोड़ा सा खाना दे दो, रात का बासी पड़ा हो तो वही दे दो, कम से कम पेट तो भर जाएगा। अपने दादाजी की आवाज़ सुनकर रिंकी और गोलू चुपचाप खिड़की से एक ब्रेड का पैकेट उठाकर और एक बोतल दूध जाकर किशोर बाबू से बोले, दादाजी प्लीज़ आप इसे लेकर जल्दी से चले जाइए, वरना मम्मी आपसे यह छीन लेगी और हमें भी बहुत मारेगी। दोनों बच्चों को देखकर किशोर बाबू की आंखों में आंसू आ गए और दोनों के सिर पर आशीर्वाद से हाथ रखकर नम आंखों से हाँ जाने लगे। लेकिन रेखा ने अचानक आकर उनका हाथ से दूध और ब्रेड का पैकेट छीन लिया और उन्हें सीढ़ियों से धक्का देते हुए बोली, बुढ़े अब आया, मेरे बच्चों को भी चोरी करना सिखा दिया तूने। अगर भीख मांगने का इतना ही शौक है तो किसी सड़क पर कटोरा लेकर बैठ जाओ, वहाँ से इतना मिलेगा कि तुम दोनों बुढ़े बुढ़ियाओं पर खाया नहीं जाएगा। गोलू बोला, मम्मी आप दादाजी से कैसी बात कर रही हो, उन्होंने हमें चोरी करने के लिए नहीं बोला था। रेखा एक थप्पड़ दोनों बच्चों में रख दी तो बेचारे दोनों बच्चे रोते हुए वहाँ से चले गए। किशोर बाबू हाथ जोड़कर बोले, बहू बच्चों को मत मारो, मैं दोबारा खाना मांगने यहाँ नहीं आऊँगा। इतना कहकर वह रोते हुए अपना खाली कटोरा लेकर ही वापस चले गए। यह सब एक सामने के घर में बैठी बूढ़ी औरत देख रही थी, जो किशोर बाबू से भी कई उम्र में बड़ी लग रही थी। उन्होंने किशोर बाबू को आवाज़ लगाई और अपने हिस्से का खाना उन्हें दे दिया। किशोर बाबू ने उन्हें शुक्रिया अदा किया और घर लौटकर अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोले, देखो प्रमिला, आज बहू ने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया खाना बनाया है। मैं तो गरम गरम ही खा आया हूँ, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मुझसे रुका ही नहीं गया, इसलिए मैं वहीं खा आया। तुम भी जल्दी से खा लो, इससे पहले कि ठंडा होकर इसका स्वाद ही चला जाए। प्रमिला जी किशोर बाबू को ऐसे झूठ बोलता देख उनकी आंखों की आंसुओं की धारा बह निकली। प्रमिला जी भी आंखों से बोली, जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोलते हो। इतना सुनते ही किशोर बाबू की आंखें नम हो गई और किशोर बाबू और प्रमिला जी का एक ही बेटा था। बेटे को बड़े लाड प्यार से पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया कि वह बुढ़ापे में अपने माता पिता को हर सुख दे सके। बेटा भी माता पिता को पलकों पर रखता था। लेकिन जिस दिन से बहू ने घर में कदम रखा, मानो घर की नींव ही हिला कर रख दी है। रोज़ रोज़ के अपमान से किशोर बाबू ने घर के पास ही एक छोटा सा क्वार्टर ले लिया। बेटा सुबह शाम माता पिता का हाल चाल पूछने ज़रूर आता था। लेकिन जब से रेखा को पता चला कि अमित अपने बूढ़े माँ बाप की अभी भी उतनी ही चाकरी करता है, तो उसने बेटे पर हर पल निगरानी रखना शुरू कर दिया। इसलिए प्रमिला जी बेटे को परेशान देखकर उसे खुद ही मिलने से मना कर दी। बेटे की दूरी प्रमिला जी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह अक्सर बीमार रहने लगी। अचानक ही किशोर बाबू ख्यालों से बाहर आए तो देखा प्रमिला जी की सारी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी। वह फिर से एक बार अपने अपमान के आंसुओं का घूंट पीकर बेटे के दरवाजे पर जा पहुँचे। बहू, ओ बहू, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? क्या रवि ने नाश्ता कर लिया? अगर नाश्ता कर लिया हो तो बाहर भेजना, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बंगले के बगल से छोटे से सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर किशोर बाबू अपनी बहू रेखा को फिर आवाज़ देकर कहते हैं। रेखा अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में कसते हुए बोली, क्या बात है बाबूजी,
आप इन्हें चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने देते हैं। आप जानते हैं सुबह में कितनी जल्दी मची रहती है। इन्हें ऑफिस की भी जाना होता है, बच्चों को मुझे स्कूल भी भेजना होता है। इसी बीच मैं आपको भी सारी बातें करनी होती है। आप सुधरेंगे नहीं, बताइए क्या कहना है। किशोर बाबू बोले, बहू मुझे रवि से कुछ कहना है। हाँ, अगर तुम कह सकती हो तो तुम ही कह दो, बड़ी कृपा होगी। प्रमिला की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और अब हमारे कमरे का पंखा भी ख़राब हो गया है। यहाँ तक कि वह पुराना मटका जिसमें पानी रखते थे वो भी फूट गया है। अगर तुम ला सकती हो तो ला दो, वरना रवि से कह देना, वो सब कर देगा। रेखा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। यहाँ घर के पीछे हमने एक पैसों का पेड़ जो लगाया है, जिसे हिलाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। आप बहुत चालू हैं। जानते हैं सुबह के वक्त में वह जल्दी में रहते हैं, तो जो कुछ कह देंगे जल्दी में बेटा बात मान ही लेगा। और मैं क्यों लाऊंगी आपकी या मम्मी जी की दवाइयाँ और बाकी के सामान। आपको पता है ना आज कितनी तारीख है, महीना ख़त्म हो गया है और आप भी अभी तक बैंक से पैसे निकाल कर नहीं लाए हैं। कितनी बार बोली हूँ कि आप अपने अकाउंट के साथ मेरा अकाउंट जोड़ दीजिए। कम से कम बैंक तो आपका आना जाना नहीं पड़ेगा। पर नहीं, आपको तो हम पर भरोसा ही नहीं है। तो जाइए पहले बैंक में से पैसे निकाल कर लाइए और यह पकड़िए किताब, फिर दवाइयों की बात करिएगा। दुकानदार तो जैसे इनका जमाई है, जो मुफ्त में ही दवाइयाँ दे देगा। किशोर बाबू बोले, बहू तुमने ही कहा था कि तुमसे पूछे बिना बैंक से 1 भी रुपया निकाला तो तुम हमें घर के पास भी नहीं रहने दोगी। तभी रवि बाहर निकल आया और बोला, क्या बात है, किस बात पर इतना चिल्ला रही हो। रेखा बात को बदलते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, चिल्ला नहीं रही हूँ, बाबूजी से कह रही हूँ। बाबूजी आप बैंक मत जाइए, थक जाएगा। मुझे ब्लैंक चेक साइन करके दे दीजिए, मैं पैसे निकाल लूँगी। पर कोई बात नहीं, बाबूजी को मन नहीं है बैंक जाने का तो चले जाएंगे, इसी बहाने घूम कर आएंगे, और कोई बात नहीं है। चलिए आपका लंच बॉक्स दे देती हूँ, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी। इतना कहकर वो रवि का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। किशोर बाबू उम्मीद भरी नज़रों से बेटे को देखते रह गए। हार कर किशोर बाबू अपना एक पुराना झोला उठा लाए और बैंक चले गए। बैंक में जब वो फॉर्म ढूंढ रहे थे तो उन्हें कुछ परेशानी हो रही थी। तभी एक सज्जन सामने आए और बोले, अंकल आपको कुछ मदद चाहिए तो बताइए। किशोर बाबू बोले, हाँ बेटा मुझे पेन चाहिए था, ये फॉर्म भरना है। बीमारी के कारण मेरे हाथ कांपते हैं और फिर मुझे पैसे निकालने के लिए ये स्लिप भी तो भरनी है। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। पैसे नहीं निकालूंगा तो वह दवाइयाँ नहीं लाएंगी, बहू दवाई नहीं लाएगी। कोई मेरी मदद कर देता तो भगवान उसका भला करता। सज्जन पुरुष ने कहा, अंकल मेरा नाम मानव है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपका फार्म भर देता हूँ। कैलाश बाबू बोले, हाँ हाँ बेटा, नेकी और पूछ पूछ, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। इतना कहकर उन्होंने फार्म मानव की तरफ बढ़ा दिया। मानव ने उनसे पूछ कर उनका फार्म भर दिया और उन्हें दे दिया। कौशल बाबू ने रकम निकाल ली और मानव की ओर बढ़ते हुए बोले, बेटा एक और मदद कर दोगे क्या, इसे गिन दो। मानव ने पैसे गिनकर उन्हें वापस किए। दोनों का काम लगभग एक साथ खत्म हुआ। दोनों एक साथ बैंक के बाहर निकले। किशोर बाबू डंडे की सहायता से धीरे धीरे चल रहे थे तो मानव भी अपनी चाल धीमी कर लिए। आगे बढ़कर किशोर बाबू इधर उधर देखकर बोले, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, बस एक कष्ट और दूंगा। क्या तुम मेरे लिए रिक्शा रुकवा दोगे? भरी दोपहरी में रिक्शे वाले भी हम बुज़ुर्गों को देखकर रिक्शा नहीं रोकते। मानव एक सज्जन पुरुष था
वह बोला, अंकल जी, आपने जो मुझे एड्रेस बताया मैं उधर ही जाऊंगा। आपको परेशानी ना हो तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। किशोर बाबू मुस्कुराते हुए बोले, आज तो लगता है कि भगवान ने ही तुम्हें मेरे लिए भेजा है, वरना इस गर्मी में। किशोर बाबू मुस्कुराकर मानव के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। मानव जब उनके घर के पास पहुंचा तो हैरान था कि वह घर नहीं बल्कि बंगला था। अच्छे खासे प्लॉट बंगला बना हुआ था। जैसे ही मानव सहारा देकर किशोर बाबू को गाड़ी से उतारा, प्रमिला जी उन दोनों को देखकर परेशान हो गई कि कहीं किशोर बाबू को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वह किसी अपरिचित के साथ आज तक कभी घर नहीं आए थे। मानव को हैरानी हुई कि कौशल बाबू के सामने गेट से बंगले में नहीं गए बल्कि बगल वाले सटे हुए सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ने लगे, जहां एक वृद्ध महिला खड़ी चिंता से उन्हें निहार रही थी। कौशल बाबू आगे बढ़कर बोले, अरे प्रमिला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बेचारा भला मानुष तो मुझे घर तक छोड़ने आया है। इसे क्या पानी भी नहीं पिलाओगी? प्रमिला जी बोली, आओ बेटा, आओ, बाहर क्यों खड़े हो? बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ, थोड़ी पंखे की हवा ले लो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। तभी रेखा को बगल के कमरे से कुछ आवाज़ आई तो वो दनदनाती हुई अपने कमरे से निकलकर वहाँ आ गई। बोली, ये कौन है? अरे आप हमारे घर में ऐसे कैसे घुस आए? बाबूजी किसी को भी घर में आने देते हैं, पता चला कोई चोर डकैत हुआ तो? किशोर बाबू मुश्किल से खड़े हुए और बोले, बहू क्या कह रही हो? ये तो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है और तुम इसे चोर डाकू कह रही हो? इस बेचारे ने बैंक में मेरी कितनी मदद की है पता है? मेरा फार्म भरा, मेरे पैसे गिन कर दिए, और तुम इसे ही कह रही हो? रेखा बोली, क्या इसने फार्म भरा और पैसे भी गिने? तब तो ज़रूर इसने ज़्यादा पैसे ही भर लिए होंगे और पैसे निकालकर कम पैसे आपको दे दिए। दीजिए, मुझे पैसों में गिनती करनी है। कितने पैसे हैं? कितनी बार बोली हूँ कि मुझे बता दिया करो, पर नहीं, बहू पर भरोसा नहीं है। किसी अनजान पर, अपरिचित इंसान पर भरोसा कर लेते हैं। न जाने इस घर को क्या हो गया है। ये घर तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। और आप, मिस्टर, आप यहाँ खड़े खड़े सुन क्या रहे हैं? निकलिए मेरे घर से। जितनी मदद करनी थी आपने कर दी, अब हमें और मदद नहीं चाहिए। मानव आश्चर्य से किशोर बाबू को देखने लगा और बोला, अंकल जी, मैं चलता हूँ, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। मेरे घर का नंबर E3/76 है। जब कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो चले आइएगा। और आप बहन जी, अपनी वाणी को थोड़ा मधुर बनाइए, क्योंकि यह आदत रह जाएगी तो बुढ़ापे में कष्ट होगा। ईश्वर ने हमें धरती पर शांति और प्रेम फैलाने के लिए भेजा है, पर आपको देखकर लगता है जैसे कि हमेशा आप परेशान ही रहती हैं, और ऐसी परेशानी में आप दूसरों को क्या खुश रख पाएंगी। चलता हूँ, राम राम। इतना कहकर मानव वहाँ से चला गया। फिर क्या था, उसके जाते ही रेखा ने किशोर बाबू और प्रमिला को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और बोली, यही आदत रही तो एक दिन आप दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ में नहीं आता, आजकल समाचारों में कितना दिखा रहे हैं कि अपरिचित से बात नहीं करनी चाहिए। आप तो घर में बुलाने लगे हैं। जिसे जानते नहीं उससे बड़े प्यार से बात कर रहे थे। इतने प्यार से तो कभी अपने बेटे से भी बात नहीं किया करते आप लोग। अब दीजिए पैसे। और किशोर बाबू के हाथ से पैसे का बैग लेकर चली गई। जाते जाते मानव ने उसकी सारी बातें सुन ली। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे लोग अपने बुज़ुर्गों के साथ ऐसे बात कर सकते हैं। वक्त बिता रवि को का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा में थे, जिसकी वजह से रेखा ने उसी शहर में रहने का फ़ैसला किया, क्योंकि वहाँ घर था। दूसरे शहर में जाने पर किराए पर एक दूसरे खर्च भी बढ़ जाते। इधर किशोर बाबू की पेंशन का पैसा का हिसाब भी नहीं रख पाती। 2 महीने नहीं हुए थे कि रेखा के दिमाग में एक नई चाल चली। उसने ज़बरदस्ती किशोर बाबू के अकाउंट के साथ अपना भी अकाउंट जुड़वा दिया और
बैंक चेक पर किशोर बाबू के दस्तखत करवा लिए, ये कहकर कि अब आप आराम से घर में रहिए, बाहर का काम मैं कर लूँगी। जैसे ही किशोर बाबू ने दस्तखत किया, एक रोज़ रेखा ने दोनों से कहा, अब बहुत दिनों से आप लोग घर से बाहर कहीं घूमने नहीं निकले हैं ना, तो चलिए आज आपको भगवान के दर्शन करवा कर लाती हूँ। कुछ देर में उसने टैक्सी बुलवाई। दोनों को टैक्सी पर यह कहकर बिठाया कि हम भगवान के दर्शन के लिए चल रहे हैं। करीब 3-4 घंटे बाद शहर के आखिरी छोर पर आकर जब गाड़ी रुकी तो आसपास ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सामने एक आश्रम जैसा बना हुआ था, जहाँ कुछ वृद्ध लोग इकट्ठे होकर बैठे थे। तो कुछ लोग भगवान का घर था जहाँ हमें लेकर आई हो। रेखा बोली, ये नया मंदिर बना है, यहाँ दूर दूर से वृद्ध अपना कष्ट सुनने आते हैं और सबसे बड़ी बात कि आपके कष्ट का निवारण भी पाते हैं। मैंने सोचा मैं आज तक आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई, तो यहाँ लाकर आपकी गलती तो थोड़ा सुधार ही सकती हूँ, तो आप लोगों को भी यहाँ ले आई हूँ। आप लोगों को तो पता ही नहीं, पर मेरे दुखों का तो आज निवारण ज़रूर हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक कटुल हंसी थी। रेखा ने गाड़ी वाले को कुछ पैसे देकर रुकने के लिए कहा और किशोर बाबू और प्रेमिला को अंदर लेकर गई। उस समय सब लोग कृष्ण के ध्यान में लगे थे। रेखा ने कहा, आप सब भी यहाँ बैठ जाइए, मैं मंदिर में कुछ दान करके आती हूँ। दोनों सबके साथ भजन में लग गए और रेखा उनका सामान मैनेजर को देकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। थोड़ी देर बाद प्रमिला जी किशोर बाबू से बोली, सुनो जी, बहू को गए बहुत देर हो गई है, क्या दान पेटी में पैसे डालने में इतनी देर लगती है? तभी एक सज्जन 2 बैग लेकर आए और बोले, वो महिला आप लोगों के साथ यहाँ आई थी, आप दोनों का सामान देकर चली गई है। आप दोनों को हम आइए कमरा दिखा देता हूँ। किशोर बाबू बोले, हमारा सामान? और हम क्यों यहाँ रहेंगे, ये तो मंदिर है ना? व्यक्ति हंसा। हाँ हाँ बाबूजी, यह भी कह सकते हैं, आपकी मंदिर है। हम तो इसे भगवान का घर ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप जैसे माता पिता आश्रय लेने आते हैं। पर यह मंदिर नहीं, वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम शब्द सुनकर दोनों के कान खड़े हो गए। किशोर बाबू को समझते देर नहीं लगी कि उनकी बहू ने उनके साथ छल किया है। वृद्धाश्रम को भगवान का घर बताकर उन्हें छला है। उन्हें जहाँ छोड़कर चली गई, प्रमिला जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पर किशोर बाबू बोले, प्रमिला, तुम ये सोचो कि हमारी बहू ने हमें जीवन में बहुत ही बुरे बुरे काम किए, पर एक तो अच्छा काम किया कि हम उसने नर्क जैसे घर से निकालकर यहाँ अपने दुखियारों के बीच में छोड़ गई। जब वो हमारे यहाँ सुनती नहीं तो फिर वहाँ रहकर भी हम क्या करते? 2 रोटी देने में तो इतनी गालियाँ देती थी, तो इससे अच्छा तो हम यहीं रह लेंगे। मैं तो उसे ढेरों आशीर्वाद दूंगा कि कुछ तो हमारे लिए अच्छे ही चला। अब आंसू पोंछो और भगवान की मर्जी समझकर इसे ही भगवान का घर समझकर चलो भाई, ले चलो। इतना कहकर वह प्रमिला जी को सहारा दिए और अपनी नई मंजिल की ओर चल दिए। समय बीतने लगा। इधर रवि जब लौटकर आया तो रेखा रो रो कर बोली, बाबूजी माँ के साथ अपना सामान समेटकर एक दिन बोले हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जब मैंने रोका तो बोले मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अब मैं भगवान शरण में ही रहूँगा और अब जब मर्जी होगी तभी लौट कर आऊँगा, और जब तक मैं ना आऊँ मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। बेटा भी कैसा था, पत्नी की बातों में आ गया और मान लिया कि उसके माता पिता उसे कुछ बताए बिना ही चले गए हैं। इधर प्रमिला जी के बेटे की याद में हालत बिगड़ती गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब किशोर बाबू, जो कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, एक रोज़ उन्होंने बैंक में फ़ोन करके अपने महीने की पेंशन की बात की, तो बैंक वालों ने फ़ोन पे बताया कि आपके पैसे तो आपकी बहू निकाल कर ले गई। किशोर बाबू चुप हो गए। वो वृद्धाश्रम में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे,
तो वृद्धाश्रम के छोटे छोटे काम करते रहते थे। एक रोज़ आश्रम के काम से वो बाज़ार निकले। उनकी मुलाकात मानव से हुई। मानव ने जब अपना परिचय दिया तब उन्हें सब याद आया। मानव को देखते ही किशोर बाबू की आंखें भर आईं और उन्होंने सारी घटना मानव के सामने रख दी। मानव ने कहा, अंकल, मैं तो कहकर ही आया था आपको, जब भी मदद की ज़रूरत होगी मुझसे कहना, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। मैं पेशे से वकील हूँ और आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। इतना कहकर मानव उनके साथ वृद्धाश्रम गया और सारी घटना उन लोगों को बताई। बेटे बहू के खिलाफ एक फाइल तैयार करके पुलिस स्टेशन में फ्रॉड करने का केस दर्ज किया। जब रवि को नोटिस मिला तो वह हैरान रह गया। मानव से संपर्क किया। मानव उसके घर आया और सारी बात बताई। रवि ने रेखा को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। मेरे माता पिता ने तुम पर भरोसा किया और तुम उन्हें भगवान का घर कहकर वृद्धाश्रम छोड़कर यहाँ उनकी पेंशन के पैसे निकालती रही। सोचो, कल को तुम्हारे दोनों बेटे जो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। अरे मानव जी तो अनजान होकर मेरे बाप की मदद कर रहे थे और तुमने उनकी ऐसी हालत कर दी। छी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। चली जाओ मेरे घर से। इतना कहकर रवि मानव के साथ अपने पिता से मिलने गया। उनसे माफ़ी मांगी। किशोर बाबू ने कहा, बेटा, अब मैं उस घर में नहीं जा सकता क्योंकि अब प्रमिला भी नहीं है, तो मैं किसका मुंह देखकर जीऊँगा। पर हाँ, मुझे मेरा अधिकार चाहिए क्योंकि मैं यहाँ वृद्धाश्रम में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। किशोर बाबू ने मानव को कहकर एक ब्रोकर से बात की और अपने बंगलों को बेचने का फैसला किया। रेखा को जब इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो बोली, बाबूजी, मेरी करनी की सज़ा मेरे पति और बच्चों को मत दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। किशोर बाबू बोले, बहू, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला कौन होता हूँ। माफ़ तो तुम्हें वो भगवान करेगा जिसके घर तुम मुझे छोड़कर आई थी। हाँ, तुम्हारी सज़ा मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं दूंगा। उनके पढ़ने के लायक पूरे पैसे रवि के अकाउंट में डाल दूंगा, पर अपने लिए घर और खाने पीने की व्यवस्था तुम खुद करो। हो सके तो अपने लिए घर खरीद लो। इस घर को बेचकर मैं अपने जैसे सताए हुए पिता की मदद करूंगा। किशोर बाबू ने सारे पैसे उस वृद्धाश्रम की तरक्की में लगा दिए और अपनी पत्नी का नाम से ही वहाँ बगल में 2 मंजिल एक आश्रम खोला जिसका नाम रखा प्रमिला आश्रम। वो दिन और आज का दिन किशोर बाबू ने अपने बेटे, बहू, पोते सबसे रिश्ता तोड़ लिया। बस अपने मन की अगर वो किसी से कहते तो ऊपर वाले और उस भगवान के बंदे मानव से, जिससे खून के रिश्ते से बढ़कर उनकी मदद की थी।